सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल कर चुके हैं। अब आइए प्रश्न 4 को हल करते हैं। तो प्रश्न 4 में हमारे लिए दिया गया है कि HCF 306 इंटू 657 बराबर कितना दिया है 9। HCF जो 306 और 657 का HCF हमारे लिए कितना दिया है 9, और LCM 306 और 657 का हमारे लिए क्या करना है, ज्ञात करना है। तो LCM 306 और 657 का जो LCM है वो हमारे लिए क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो हमने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था या एक सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणित LCM। मतलब ये दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारे लिए संख्याएं दी हैं उनका इनके जो गुणनफल होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए दो संख्याओं का पहले गुणनफल, तो हमारे लिए दो संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, 306 और 657। दो संख्या हमारे लिए कौन सी दी हैं, 306 और 657 बराबर HCF हमारे लिए कितना दिया गया है 9। HCF कितना दिया है 9, और LCM हमारे लिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। LCM हमारे लिए क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो LCM के साथ में जो 9 है वो गुणा में है, उसको बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, वो बटे में। बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, LCM। तो इससे 9 से यानी कि कट जाएगा, 9 से यानी कि आप इसको काट दें तो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 एकम 9 और 9 ती 27, 9 ती हो गया 27, यहाँ पर 3 बचा, 9 चौके 36। तो यहाँ पर आ गया आपका 34 गुणित 657 बराबर में LCM चल रहा है। ठीक, बराबर में क्या चल रहा है, LCM चल रहा है। अब यहाँ पर यानी कि आप 34 और 657 का गुणा कर देना, तो 34 और 657 का गुणा करोगे तो 22,338 आएगा। 22,338 मैंने पहले गुणा कर लिया था, आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, LCM बराबर कितना आ गया, LCM बराबर 22,338, 22,338, और यही क्या है, हमारा आंसर है। तो देखो हमारे लिए प्रश्न क्या दिया था कि 306 और 657 दो संख्याएं दी थी, उनका HCF कितना था, HCF हमारे लिए 9 दिया गया था, और LCM 306 और 657 का जो LCM है वो हमारे लिए क्या करना था, ज्ञात करना था। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एक सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो हमने इसी में मान रख दिया, हमारे लिए दो संख्याएं कौन सी दी थी, 306 और कौन सी दी थी, 657 दी थी। तो यहाँ पर हमने दो संख्याओं का गुणनफल 306 और 657 रख दिया है। बराबर में HCF कितना है, HCF आपका 9 है, और LCM कितना है, LCM हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने LCM की जगह LCM ही रखा है। अब जो यहाँ पर 9 गुणा में था, यहाँ पर 9 गुणा में था, बराबर के इस साइड लेकर आए तो वो कहाँ पहुँच गया है, नीचे। अब इससे इसको काट दो, 9 एकम 9 और यहाँ ये 9 से कटेगा, 9 ती 27 और 3 बचा, और 9 चौके 36, तो 34 बार। अब यहाँ पर हमने 34 गुणित 657, तो 34 गुणित 657 में बराबर में क्या चल रहा है, हमारा LCM, और 34 और 657 का आप गुणा करोगे तो 22,338 आएगा, और यही हमारा क्या है, LCM है। यही आपका क्या है, आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक, तो समझ में आया कि यहाँ पर यानी कि आपका आंसर आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें इसमें सब प्रश्न दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है 5वां, हम चौथा प्रश्न हल कर चुके हैं।
तो यहाँ पर बच्चों यानी कि पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि इसमें यानी कि देखो पहले यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, मान लो जैसे 10 है तो 10 किस पर समाप्त हो रही है, 0 पर। तो इसमें 10 यानी कि 0 पर समाप्त हो रही है। 10 के हमने गुणनखंड किए तो 10 के गुणनखंड 2 में 10 का भाग दिया 5, यहाँ पर 5 एकम 5, तो 10 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणित 5। ठीक, ऐसे ही जैसे 20 है तो 20 के अगर हमने यानी कि 20 किस पर हो रही है समाप्त, 0 पर। 20 संख्या किस पर समाप्त हो रही है, 0 पर। इसमें अगर 2 से भाग दिया तो 10, फिर 2 से भाग दिया तो 5 और फिर 5। मतलब कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड यानी कि कोई संख्या अगर शून्य पर समाप्त हो रही है तो जो उसके गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं। किस रूप में आ रहे हैं, 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, 6 की घात n, मतलब 6 की घात n है अंक, और वो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं ये बोल रहे हैं। तो 6 की घात n मतलब अगर n हम एक n की जगह 1 रखें, 6 की घात कितना हो जाएगा, 1। 6 की घात 1 का मतलब 6, और 6 के अगर आपने गुणनखंड किए तो 6 के गुणनखंड 2, 3, 3, तो यहाँ पर कितना 2 गुणित कितना आया है, 3। अब अगर 6 n की घात यानी कि n बराबर कितना रखें, 2, तो 6 की घात 2, तो 6 गुणित 6, तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणित 3 और 2 गुणित 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 6 की जितनी भी घात बढ़ाते जाएंगे लेकिन उनके गुणनखंडों में 2 ही संख्याएं आएंगी कि 2 और 3, 2 और 3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब भी यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर 6 की घात n की जो संख्या है उसमें यानी कि 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो वह संख्या किस पर 0 पर समाप्त या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की घात जो n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आइए इसको एक भाषा में लिख देते हैं। ठीक, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हल हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से क्या हो जाती है, 2 और 5 से विभाजित भी होती है। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो विभाज्यता के नियम जो हैं तो उसमें वो किससे विभाजित होती है, या तो 2 से विभाजित होगी या फिर 5 से विभाजित होगी। तो 2 और 5 से क्या हो जाती है, विभाजित होती है। अतः उस प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 और 5, अभाज्य गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। हमने क्या लिखा है, वही जो हमने लिखा है कि यानी कि हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो किससे विभाजित हो जाती है, या तो 2 से या 5 से विभाजित हो जाती है। अतः उस प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। अगर अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है तो वह संख्या कैसी संख्या है, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है। अब हम देखते हैं कि 6 की घात जो n है वो यानी कि 0 पर समाप्त हो रही है कि नहीं। तो 6 की घात n, तो यहाँ पर हमने जब 6 की घात n दिया है तो 6 के यानी कि गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड किस रूप में आ रहे हैं, 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2, 3, 6, 3, यहाँ पर 3 एकम 3, तो 6 की घात n बराबर इसके जब हमने गुणनखंड किए तो 2 गुणित 3 के रूप के आ रहे हैं और ऊपर क्या घात लगी हुई है n।
मतलब आप n का मान कितना भी रख दो, यहाँ पर गुणनखंड तो 2 और 3 के रूप में ही आएंगे। तो 2 और 3 के रूप में गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा, 6 की घात n अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं आ रहा है, देखो 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अतः किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 कितना दी थी हमें, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इधर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं। तो हम पहले इसमें देखते हैं कि हमने पहले क्या बताया था कि कोई भी अगर यानी कि संख्या है वो 0 पर समाप्त हो रही है तो उसमें हमेशा यानी कि 2 और 5 से क्या होती है, वो विभाजित, या उसके जो गुणनखंड होते हैं उनमें क्या होता है, 2 और 5 होता है। तो हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से क्या हो जाती है, विभाजित होती है। अतः उस प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, मतलब 2 और 5 के रूप के होना चाहिए। अब जो हमारे लिए दिया है 6 की घात n दिया है, तो यहाँ पर 6 की घात n दिया, तो 6 की घात n में 2 गुणित 3 है, 2 गुणित 3 की घात कितना n, मतलब जो उसके गुणनखंड आ रहे हैं वो किस रूप के आ रहे हैं, 2 और 3 के रूप के आ रहे हैं। इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है। अतः किसी प्राकृत संख्या n, जो हमारे लिए प्रश्न में बोला गया है कि अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इतना यानी कि आपने देख लिया बच्चों, ये समझ में आया हो तो इसको यानी कि लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक यानी कि शेयर कीजिए ताकि यानी कि बहुत सारों को बच्चों को फ़ायदा मिल सके। चलिए बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपने प्रश्न 4 और प्रश्न 5 का हल देखा है।